हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 नवंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अपडेट्स देखते हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि जनवरी से ही रची जा रही थी दिल्ली में धमाके की साजिश। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी लेडी टेररिस्ट। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। भूटान दौरे से आकर वो डायरेक्टली एयरपोर्ट से ही LNJP हॉस्पिटल पहुंचे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस बीच आखिरकार सरकार ने अपनी बैठक में दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी घटना मान लिया है और आतंकी कनेक्शन में संदिग्ध दूसरी कार भी फरीदाबाद के पास खड़ी मिली। जांच के लिए NSG की टीम पहुंची है। और फाइनली दिल्ली में ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ, तो इस पर केंद्र सरकार ने पुष्टि कर दी है। दिल्ली धमाका एक आतंकी घटना है। कैबिनेट ने अब इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया, क्योंकि अभी तक इस घटना के पीछे की असली वजह पता नहीं थी। तो अन्य कारणों पर भी जांच की जा रही थी। कहीं कोई CNG गैस की टंकी वगैरह तो ब्लास्ट नहीं होगी। तो अब आखिरकार ये पता चल गया कि एक आतंकी घटना है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तुरंत कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में PM मोदी ने बदले का भी ऐलान कर दिया। PM के ऐलान से ही घबरा गया पाकिस्तान। तो उधर पाकिस्तान सरकार के प्रधानमंत्री शहबाज ने भी हाई लेवल बैठकें करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को अब इस बात का डर है कि इस आतंकी घटना का बदला लिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर की तरह पाकिस्तान पर एक बार फिर से भारत का प्रकोप देखने को मिलेगा। और अभी तक दोस्तों दिल्ली विस्फोट के इस मामले में 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक 56 डॉक्टरों से पूछताछ की गई। विश्वविद्यालय से राइफलें, पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद हुआ। फरीदाबाद, सहारनपुर और अनंतनाग से बड़ी मात्रा में हथियार व 3000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुए हैं। और दिल्ली ब्लास्ट केस में एक नया मोड़ तो ये सामने आ रहा कि एक डॉक्टर इस मामले से जुड़ा अभी भी लापता है, जो पहले भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण बर्खास्त हो चुका है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, इस दिल्ली धमाके में ज्यादातर जो आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग बाग हैं वो डॉक्टर हैं। अब एक खुलासा सामने आ रहा कि 37 दिन पहले शादी में ही आतंकियों का ग्रुप बना था, जिसमें कई डॉक्टर शामिल थे। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े थे। ये कश्मीर में लगे पोस्टर से नजर में आई है। और दिल्ली ब्लास्ट का अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों से भी जुड़े कुछ संबंध पाए गए। एक तो अभी भी फरार है और बताया जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है, इसका चांसलर MP छोड़कर फरीदाबाद आया और फिर यही कॉलेज खोला था। वहीं खुलासा आ रहा कि दिल्ली ब्लास्ट में 200 पावरफुल IED बनाने की तैयारी थी और एक साथ कई धमाके, कई जगहों पर फायरिंग से कत्लेआम करने का प्लान था। हरियाणा के गुरुग्राम में मुंबई अटैक जैसा सुरक्षा प्लान बना था। जैसे 26/11 का मुंबई आतंकी हमला हुआ था ना, वैसे ही कुछ प्लानिंग की जा रही थी। और दोस्तों दिल्ली के इस आतंकी धमाके के पीछे जो एक मुख्य लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर शाहीन, उस पर भी जांच में पता चला कि ये कई जूनियर डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करती थी और ये इससे 9 साल छोटे डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी रही। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने गिरफ्तार डॉक्टरों से किनारा कर लिया और फिलहाल आतंकियों की एक और लाल कार हरियाणा में मिल चुकी है, जो कल शाम से ही फरीदाबाद में लावारिस खड़ी थी। फिर इसके आसपास के घर भी खाली कराए गए। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। NIA और NSG के कमांडो मौके पर पहुंचे। और जो ब्लास्ट में यूज की गई I-20 कार थी, उस पर भी पता चला कि आतंकियों ने फरीदाबाद से खरीदी थी। इस कार को OLX के जरिए डील हुई और इसका जो खरीदार था वो जम्मू के पुलवामा का है। मालिक सलमान ने कहा था कि स्पिनी को बेची। तो अब दोस्तों इन सब खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की हाई लेवल बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ऐसी ही ठीक बैठक ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी हुई थी। यही वजह है कि अब पाकिस्तान को भी डर है कि कहीं एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर वापस शुरू ना हो जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्री बजट मीटिंग की कई सारी बैठकें चल रही हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के बाद अब MSME सेक्टर के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। बजट 2026-27 को लेकर चर्चा की और महंगाई पर एक राहत भरी खबर आ रही। देखिए, खाने पीने की चीजों ने बड़ी राहत दी। 2012 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंची हमारे देश की खुदरा महंगाई दर, जो कि लगभग 14 साल में सबसे कम हो चुकी है। कुछ तो GST कटौती का भी असर दिख रहा है। बीते महीने अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचकर 0.25% पर आ गई है। खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन रेट में ये गिरावट देखने को मिली है, जबकि सितंबर में यही महंगाई दर 1.44% पर थी। और एक रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की औसत मुद्रास्फीति 2.1% रहने का अनुमान है, यानी ऑन एवरेज महंगाई इतनी रह सकी है। हालांकि 2026 जनवरी से ही कुछ चीजों में महंगाई बढ़ेगी, जैसे सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं। मांग में तेजी से दाम बढ़ने की उम्मीद है। सिस्टमेटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अगले साल 2026 में सीमेंट वगैरह की कीमतें बढ़ सकती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी विदेश दौरे पर गए हुए हैं और यहाँ उन्होंने सऊदी अरब के निवेश मंत्री से मुलाकात की और इस दरमियान भारत और सऊदी अरब दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को पहले से ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा हुई। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। रुपये और डॉलर के बीच गिरावट को लेकर बड़ी खबर आ रही कि अगले महीने नवंबर में रुपया 88.5 से लेकर 89 रुपये प्रति डॉलर की रेंज में रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं भारत की GDP ग्रोथ रेट पर भी अच्छी खबर देखिए। GDP के दूसरी तिमाही में 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इंडिया रेटिंग्स की तरफ से ये भारत की ग्रोथ रेट बढ़ाई गई। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही देखिए आप। चांदी 1945 रुपए बढ़कर 1,57,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है, जबकि सोना मामूली 216 रुपए गिरकर अभी
अभी 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ये लेटेस्ट रेट है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का भाव क्या चल रहा है देख सकते हैं आप, गोल्ड सिल्वर के प्राइस है ना। अच्छा, वैसे चांदी को लेकर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कुछ नए नियम जारी किए हैं कि अगर आपने चांदी के गहने गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया हुआ है और आप लोन चुका देते हो फिर भी गिरवी रखी हुई चांदी बैंक आपको नहीं लौटाता है तो फिर बैंक को रोजाना 5,000 रुपए तक का मुआवजा देना पड़ेगा। जैसे गोल्ड लोन मिलता है ना, वैसे ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अब चांदी के गहनों पर भी लोन देने की प्रक्रिया को मंजूरी देने की तैयारी पूरी कर ली है और गोल्ड लोन की ही तरह आरबीआई के नए नियम सिल्वर ज्वेलरी वाले गहनों पर भी लागू होंगे। ये देख सकते हैं रिजर्व बैंक की तरफ से सभी बैंकों को इस संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में सिल्वर ज्वेलरी की कीमतें कैसे तय होगी और लोन चुकाने के बाद क्या क्या नियम लागू होंगे, ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक की तरफ से ये भी ऑर्डर जारी किया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए शेयर मार्केट के कई नियम आसान किए जाएंगे। सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने ये बड़ा ऐलान किया है। और दोस्तों पीएफ खाताधारकों के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए ईपीएफओ 3.0 के तहत बड़ा बदलाव आने वाला है। 25,000 रुपए तक वेतन वालों को भी मिलेगा पीएफ और पेंशन का फायदा। अभी वर्तमान में जो ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अनिवार्य वेतन सीमा 15,000 रुपए हर महीने है, राइट। तो अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की तैयारी कर रहा है ईपीएफओ। तो अगले साल 2026 तक आपको इसको लेकर बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। ईपीएफओ की तरफ से जल्दी इन नए नियमों का मसौदा जारी किया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ की तरफ से एक नया अभियान भी शुरू किया गया है अभी, कर्मचारी नामांकन अभियान 2025। इसमें भी श्रमिकों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा कवरेज। मतलब कई सारी कंपनियों में ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो पीएफ खाते से नहीं जुड़े हैं, तो उन्हीं कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ईपीएफओ में नामांकित करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। जो लोग कंपनी में 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच कार्यरत रहे हैं, ऐसे सभी पात्र कर्मचारियों को नामांकन किया जा सकेगा ईपीएफओ के अंतर्गत, है ना। और भी इस अभियान की कुछ मुख्य विशेषताएं आप देख सकते हैं। और चलिए अगला अपडेट देखिए, आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी कल 14 नवंबर को आईफोन पॉकेट लॉन्च करने जा रही है। मतलब फोन को रखने के लिए लिटरली इस तरह का बेल्ट वाला पॉकेट है, जिसमें आपको ये 2 वर्जन देखने को मिलेंगे। और कंपनी ने इस पॉकेट की शुरुआती कीमत 13,500 रुपए से शुरू की है। और लॉन्ग स्ट्रेप वाला अगर ये पॉकेट लेते हो आप तो 22,200 रुपए तक इसकी कीमत होगी। देखिए यार, मतलब और एप्पल कंपनी के इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर कंपनी को काफी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। इसे फैंसी जुराब कहकर यूजर्स ने ट्रोल किया, क्योंकि 20,000 रुपए से ज्यादा आईफोन रखने का पॉकेट है यार। कीमत तो देखो जरा इसकी। तो सोशल मीडिया पर लोग बाग पटक पटक कर मजा ले रहे हैं इसका, क्योंकि इसमें क्या ऐसा क्या इनोवेशन है। 20-22,000 रुपए इसके लिए वर्थली नहीं है यार सच में। टेलर को दोगे आप कोई अच्छा कपड़ा लाकर तो 200 रुपए में बना देगा वो। सही है कि नहीं? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल देखिए अगला अपडेट, दुनिया के जाने माने फुटबॉलर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा मेरा आखिरी वर्ल्ड कप। उसके बाद ये संन्यास लेने जा रहे हैं। और वहीं केंद्र सरकार का बड़ा फैसला देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए के पायलट प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से ये फैसला लिया गया। और प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रदूषण की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं बच्चे। स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस में 43% तक के दावे 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आ रहे हैं। पॉलिसी बाजार की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य बीमा दावों में 43% 0 से 10 आयु वर्ग के बच्चे थे। मतलब प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं। देखिए जरा, मैंने आपको हाल ही में कई सारी रिपोर्ट्स बताई थी कि पॉल्यूशन की वजह से लाखों लोग हमारे देश में हर साल जान गंवाते हैं, जो कि वाकई में बड़ी चिंता की बात है। और अब देखिए प्रदूषण पर और चौंकाने वाले डेटा। अभी देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब, हरियाणा इन राज्यों से भी रिपोर्ट मांगी और पूछा कि पराली जलाने से रोकने के लिए क्या किया। वैसे राजधानी दिल्ली में तो अभी ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं, यानी कई सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। 5वीं तक की क्लासेज भी ऑनलाइन हाइब्रिड मोड पर चलेगी और भी ये सारे प्रतिबंध रहेंगे ग्रेड 3 में, राइट। दिल्ली मानो गैस चैम्बर बन चुकी है। राजधानी का AQI अभी भी 400 के पार चल रहा कई जगहों पर। 31 इलाकों की आबो हवा सबसे ज्यादा खराब है। फरीदाबाद से थोड़ी राहत भरी खबर आई है। और प्रदूषण पर एक और चिंताजनक रिपोर्ट देखिए आप कि अमीरों की जीवन शैली और निवेश से होने वाला प्रदूषण दुनिया के 118 देशों के कुल उत्सर्जन से भी ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट जारी हुई। मतलब जो रिचेस्ट पर्सन लग्जरी चीजों का यूज करते हैं, इस वजह से भी पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता है ऐसा। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, गुजरात के भरूच की केमिकल कंपनी में बॉयलर फट गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 24 लोग घायल हो गए। धमाके से आसपास की कंपनियों को भी नुकसान पहुंचा। चलिए अगला अपडेट देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पद यात्रा में बीमार हो गए। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इनका बुखार रहा। सड़क पर ही ये लेट गए, विश्राम करने लगे। और यहाँ इस दरमियान उन्होंने एक मुस्लिम सरपंच से कहा था कि तुम्हारी कौम पर
पर सवाल उठ रहे हैं दिल्ली धमाके के मामले पर। बीजेपी विधायक बोले कि दिल्ली कार ब्लास्ट छोटा मोटा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को 100 डिग्री बुखार हुआ तो डॉक्टरों ने 2 दिन उनको आराम करने की सलाह भी दी है, लेकिन उन्होंने तो फिर भी दवाई ली और फिर से यात्रा शुरू कर दी है। ये देख सकते हैं आप उनकी यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी। वैसे दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद इस यात्रा में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं और बढ़ा दी गई है ना। चलिए अगली खबर देखिए। कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस चलेगा। एक्ट्रेस बोली थी कि किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुई है, तो उनके इस बयान के मामले पर अब आगरा कोर्ट में सुनवाई चलेगी। और वहीं पाकिस्तान के साथ जासूसी करने के मामले के आरोप में जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जेल में बंद है, अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची। हरियाणा हिसार सेशन कोर्ट ने तो कहा था कि जांच में बाधा आ सकती है, इसलिए इनको जमानत नहीं मिली। तो अब देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। और हाल ही में जो हरियाणा में आईपीएस का मामला देखने को मिला, उनके केस की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी। हरियाणा हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर शक का कोई आधार नहीं है। यही वजह कि हाईकोर्ट ने उनकी सीबीआई जांच करवाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। और वहीं बॉलीवुड के जाने माने स्टार एक्टर धर्मेंद्र जो अभी 2-3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो अभी अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज करा लिया गया। डॉक्टर बोले कि उनका परिवार घर पर ही इलाज कराना चाहता है। सांस संबंधित दिक्कतों के कारण 2 दिन पहले एडमिट हुए थे और हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान ही इनके निधन की अफवाहें भी उड़ गई थी, राइट। हालांकि अभी ये घर चले गए हैं और इनकी सेहत में सुधार हो रहा है। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं अभी 1 दिन पहले बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को भी अचानक बेहोशी हो गई थी, तो आधी रात में उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया, भर्ती किया, लेकिन अभी वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्होंने खुद बयान में कहा कि मैं ठीक हूँ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद पंजाब के बॉर्डर जिलों में भी एसओजी उतारी गई। पठानकोट जम्मू कश्मीर सीमा पर बिना तलाशी एंट्री नहीं दी जा रही है। फाजिल्का और फिरोजपुर में भी रास्तों पर नाकाबंदी की गई। इस दिल्ली घटना के बाद देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट है। देखिए उत्तराखंड राज्य में भी प्रशासन चौकन्ना है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अब चेकिंग अभियान तेज हुआ। वहीं इधर बिहार की भी स्थितियां देखिए। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद अभी भी हाई अलर्ट घोषित है। नेपाल बॉर्डर को भी सील किया गया। पटना साहिब गुरुद्वारा और एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। जहां पर पब्लिक प्लेस जैसे लोकेशन है, जहां लोग बाग रोजाना ज्यादा आते जाते हैं, तो इन जगहों पर सुरक्षाएं और बढ़ाई गई है ना। चलिए केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया। देखिए हमारे देश में निर्यात यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट से 25,060 करोड़ रुपए के निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी मिल चुकी है। तो कैबिनेट के इस बजट से जो अमेरिकी टैरिफ के बाद हमारे देश के एक्सपोर्ट कारोबारियों को जो दिक्कतें हुई, एक्सपोर्ट घट गया, तो ऐसे कारोबारियों की राहत के लिए सरकार इस बजट का इस्तेमाल करेगी ना। अच्छा, रेलवे की एक नई पहल देखिए। बिना टिकट भी यात्रा कर सकेंगे बच्चे। रेलवे की तरफ से इसको लेकर कुछ नियम बदले गए हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब अभिभावक आसानी से तय कर सकते हैं कि उन्हें बच्चे के लिए सीट चाहिए या नहीं, और उसी के अनुसार सीट बुक कर सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल से छोटे बच्चे अगर रेल में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, और उनके माता पिता नहीं चाहिए कि उसे अलग से सीट नहीं देनी है, तो उसे बिना टिकट के भी ट्रेन में ले जाया जा सकता है। तो अभिभावक माता पिता बच्चे को गोद में रख करके बैठा करके यात्रा कर सकते हैं ऐसा। हालांकि अगर किसी कारणवश बच्चे के लिए अलग बर्थ या सीट बुक कराई जाती है, तो फिर पूरा वयस्क का किराया देना पड़ेगा। तो अभी रेलवे में 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए विशेष नियम लागू किया है। नो सीट नो बर्थ ऑप्शन, NOSB। रेलवे की तरफ से इस नए नियम को लेकर आदेश भी जारी कर दिया, देख सकते हैं आप। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट मामले के बीच एयर इंडिया विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक टिश्यू पेपर पर लिखा था बॉम्ब गुड बाय। तो इस विमान की यूपी वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी और बॉम्ब स्क्वाड के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उदय की तरफ से डेटा जारी किया गया कि हमारे देश में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड एक्टिव है, जिससे फर्जी खाते और फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी का खतरा है। और अब इसको लेकर उदय ने सर्वे भी शुरू कर दिया है। यानी 6 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग जो मर चुके हैं, लेकिन जिनके आधार कार्ड नंबर अभी भी एक्टिव हैं। इस वजह से कई बैंक फ्रॉड हो सकते हैं, फर्जी खाते खोले जा सकते हैं, ऐसी आशंकाएं बढ़ गई है। क्योंकि देश में हर नागरिक को आधार नंबर जारी करने की शुरुआत को लगभग 15 साल हो चुके हैं, और इस दौरान हमारे देश में 142 करोड़ से भी ज्यादा आधार कार्ड जारी हुए हैं। लेकिन 8 करोड़ से ज्यादा धारकों की मौत के बावजूद भी सिर्फ 1 करोड़ 83 लाख ही आधार कार्ड निष्क्रिय हो पाए हैं। तो अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जिंदा लोगों के आधार कार्ड का फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा एक नया आधार मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया सरकार ने, जिसमें आप QR कोड के जरिए डिटेल शेयर कर पाएंगे। फिजिकल आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। मैंने आपको बताया था अपडेट DLS न्यूज चैनल पर। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। पीरियड्स में महिलाओं की गरिमा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। तो अब केंद्र सरकार से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाने की मांग की है। हरियाणा की यूनिवर्सिटी में महिला स्टाफ से सबूत भी मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक एडवोकेट के माध्यम से ये याचिका लगाई। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इस मामले पर क्या आदेश देता है। और वहीं एक्सपोर्ट पर सरकार ने एक और अच्छा फैसला लिया। देखिए आप, निर्यातकों को कोलेटरल फ्री 20,000 करोड़ तक का लोन मिलेगा और लोन का 100% गारंटी सरकार लेगी। 50% अमेरिकी टैरिफ से राहत मिलेगी। सरकार ने देश भर से छोटे बड़े सभी निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स को वित्तीय सहायता देने के लिए ये क्रेडिट गारंटी स्कीम CGSE को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त क्रेडिट बजट भी तैयार किया है ना। चलिए दोस्तों, बिहार चुनाव से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब
बाद एक्सिस माई इंडिया और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल सर्वे भी सामने आ चुके हैं। इन दो सर्वे में बिहार में एक बार फिर से राजग की सरकार बनने की संभावना दिख रही है, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में तो राजद को 67 से 76 सीटें मिलने की संभावना दिख रही है, जबकि जेडीयू को 62 से कम सीटें मिल सकती हैं और भाजपा को 50 से 56 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को मात्र 17 से 21 सीटें मिलने की संभावना है। वैसे ऑल ओवर सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो 18 एजेंसियों के सर्वे में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। 153 सीटों के साथ एनडीए को स्पष्ट बहुमत भी मिल रहा है, जबकि इधर महागठबंधन को 85 सीटें मिलती दिख रही है। तो ज्यादातर बिहार के रुझानों में भी एनडीए सरकार का पलड़ा भारी दिख रहा है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है। खैर दोस्तों, असलियत का पता तो नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा। इधर देखिए, चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान भी और तेज कर दिया है। देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा फॉर्म वोटर्स को बांटे गए, चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी 23 साल बाद एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी इस मामले पर जवाब तलब किया। तमिलनाडु और बंगाल, पुडुचेरी, इन राज्यों ने एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। खैर, अभी इस मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में और देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या आदेश जारी किया जाता है इस पर। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, हाल ही में जो अमेरिका में नए भारतीय मूल के मेयर बने थे न्यूयॉर्क शहर के, तो उनको लेकर एक अमेरिकी अरबपति बोले कि मुंबई जैसा बन जाएगा न्यूयॉर्क। ममदानी की जीत पर चिंता जताई और कहा कि उनके फैसले से शहर बदतर हो जाएगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी है और इसीलिए विदेशी स्किल्ड लोगों की जरूरत हमें पड़ती है। ये एहसास हुआ अब आखिरकार ट्रंप को, तो H-1B वीजा पर भी नरम हुए अमेरिकी राष्ट्रपति और वीजा नियमों को भी फिर से आसान करने का प्लान बना रहे हैं। और वहीं यौन अपराधी एप्स्टीन केस में भी ट्रंप पर कुछ नए आरोप लगे। दावा किया जा रहा है कि वे नाबालिग लड़कियों के बारे में भी जानते थे। और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के इंटरव्यू से बांग्लादेश नाराज हुआ। ढाका में भारतीय डिप्लोमेट तलब किया गया। हसीना ने कहा था यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के सहारे चल रही है। और वहीं देखिए, भारत इजराइल के बीच भी एक और अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। भारत को 3 मिसाइलें देगा इजराइल, नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा दोनों देशों का रक्षा सहयोग भी। भारत और इजराइल के बीच डिफेंस में ये एक मजबूत समझौता हुआ है। इस सौदे से भारत की एरोस्पेस और क्रूज मिसाइल की क्षमताएं भी बढ़ेगी, है ना। वहीं खबर आ रही कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से युद्ध हो सकता है। अफगानिस्तान में फिर हमले कर सकता है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में धमाके के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ बोले कि हम भी कार्रवाई करने पर मजबूर हैं। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तालिबान वगैरह के बीच एक बार फिर से युद्ध की आशंका बढ़ी हुई है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में धमाकों के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी बम विस्फोट के मामले देखने को मिले थे, जिसमें 12-13 लोगों की जानें चली गई थी। तो इस घटना के बाद श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान भी छोड़ दिया। वहां के गृह मंत्री ने पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया था, लेकिन वहां की टीम को उनके देश पर भरोसा नहीं है, क्योंकि 2009 में भी उनकी टीम पर एक बस पर हमला हुआ था। और स्पोर्ट्स न्यूज से एक और खबर आ रही, देखिए, लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक का शेड्यूल भी जारी हुआ। क्रिकेट का फाइनल 29 जुलाई को खेला जाएगा और पहली बार पुरुषों से ज्यादा महिलाएं खेलेगी। LA ओलंपिक 2028 के ये शेड्यूल की डिटेल्स आप देख सकते हैं। कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज देखिए दोस्तों, रोहित शर्मा 7 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। कोहली के खेलने पर सस्पेंस बरकरार है। बीसीसीआई ने कहा कि टीम में रहना है तो घरेलू क्रिकेट खेलो। वहीं इधर नीतीश टीम इंडिया से रिलीज हुआ। इंडिया ए के लिए वनडे खेलेंगे। कोलकाता टेस्ट में रेड्डी की जगह जुरेल खेलेंगे। कोच बोले कि जुरेल का खेलना भी तय हुआ। और भारत के लिए गर्व की बात देखिए, हिमाचल के बलवीर ने 3 मेडल जीते। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुआ। साउथ कोरिया में करेंगे भारत देश का प्रतिनिधित्व। मेनी कांग्रेट्स। और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, मध्य प्रदेश के 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। राजस्थान राज्य में भी कोल्ड वेव का अलर्ट है। दिल्ली के वजीरपुर में तो AQI 459 चल रहा, पोल्यूशन बहुत ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के कई शहर हिमाचल के शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। अभी नवंबर के महीने में ही कपकपाने वाली सर्दी देखने को मिल रही है और अभी अगले आने वाले 4 दिन और शीतलहर का अलर्ट है। राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। इधर मध्य प्रदेश के भी इंदौर, भोपाल समेत 23 जिलों में आज भी शीतलहर का अलर्ट है। हरियाणा राज्य में भी हवा ने फिर से बढ़ाई ठिठुरन। 5 दिन यहाँ भी शीतलहर का अलर्ट रहेगा। हालांकि हरियाणा के भी 9 शहरों में हवा जहरीली हो रही है, पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। इधर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देखिए, मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है और पहाड़ी जिलों में बादल छाए हुए हैं। हल्की ठंड भी बढ़ी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला से ठंडी मैदानी इलाकों वाली रातें चल रही हैं। हिमाचल के 25 शहरों का तापमान भी 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। कुछ जगहों पर पारा माइनस में भी चल रहा है। इधर पंजाब, चंडीगढ़ में भी सुबह शाम ठंड बढ़ी। तापमान में आधा डिग्री की
की ओर गिरावट देखने को मिली। और छत्तीसगढ़ में देखिए मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में 5 दिन शीतलहर चलेगी। ठंड इतनी पड़ रही है कि सुबह सुबह की ओस भी जमने लगी बर्फ की तरह, देख सकते हैं। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश के दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जैसे केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह में। लक्षद्वीप में भी कहीं हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी मध्य भारत और मैदानी भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरा भी देखने को मिलेगा। और एक बड़ी खबर आ रही, देखिए फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद सुपर टाइफून फंगवोंग ताइवान के करीब पहुंचा, अलर्ट जारी हुआ। हजारों लोगों की निकासी यहां से भी शुरू हो चुकी है। पश्चिम प्रशांत महासागर में जो अभी फंगवोंग करके जो चक्रवात तूफान चल रहा है वो अब ताइवान की ओर आगे बढ़ने लगा है। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग ने इसको लेकर हाई अलर्ट चेतावनी भी जारी कर दी है। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 595 अंक चढ़कर 84,467 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 181 अंक चढ़ा। और स्पाइस जेट का घाटा 35% बढ़कर 621 करोड़ रुपए हुआ। इसी साल कंपनी का शेयर 37% तक गिरा है। और टाटा की कॉमर्शियल व्हीकल यूनिट के शेयर 28% प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। पैसेंजर और कॉमर्शियल व्हीकल दोनों के बिजनेस अब अलग हो चुके हैं। शेयर होल्डर्स को दोनों कंपनियों में बराबर के शेयर मिलेंगे। वहीं नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा भी ट्रस्ट बोर्ड में शामिल हो चुके हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में हवाई यात्रियों की संख्या 4.3% बढ़ने की संभावना हमारे देश में। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि घरेलू बीमा और एनपीएस ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करवाया। साल दर साल निवेश भी दुगना हो रहा है। और भारत की सीमेंट इंडस्ट्री की क्षमता भी अगले 3 वर्षों में 170 मिलियन टन बढ़ने का अनुमान है। तो ये रहे कुछ मार्केट अपडेट्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्रयोगशालाओं और टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए भी केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है, ताकि इनके डेटा वेरिफिकेशन वगैरह आसान हो पाएंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से ये नई पहल की गई है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, किया इंडिया का बड़ा कदम, अब फैक्ट्री से ही मिलेगी अपडेटेड कार, खत्म हुई सर्विस सेंटर जाने की भी झंझट। वहीं गूगल कंपनी पर जेमिनाई एआई के जरिए गुप्त डेटा ट्रैकिंग का भी आरोप लगा, कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और पंजाब में एक और रेलवे लिंक को हरी झंडी मिली। पंजाब के मालवा और माजा को जोड़ेगा नया सफर, 10 लाख लोगों को होगा फायदा। वहीं देखिए यामा की इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एंट्री हुई। 2 स्कूटर पेश किए यामा कंपनी ने, एफजेड रेव और एक्सेस R155 बाइक भी लॉन्च हुई। कीमत 1,70,000 से शुरू है। और खबर देखिए चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ने दिल्ली में लीज पर लिया 50 सीटर ऑफिस। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई यूजर बेस। जो ओपन एआई कंपनी है उसकी तरफ से भारत में ये बड़ा कदम उठाया गया। और ये चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी का देश में पहला ऑफिस भी है। अब भारत में भी ओपन एआई अपनी टीम बनाएगी, है ना। और वहीं सरकार के टैक्स कलेक्शन पर भी रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी अभी एक दिन पहले कि 7% टैक्स कलेक्शन तो बढ़ा, लेकिन टैक्स रिफंड पर अब रिपोर्ट आ रही है कि 17% से भी ज्यादा रिफंड कम हुई है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच गवर्नमेंट का नेट टैक्स कलेक्शन लगभग 13 लाख करोड़ रहा, जिससे हमारे देश में सैलरीड और स्मॉल बिजनेस वाले क्षेत्र में लोगों की बेहतर कमाई के संकेत दिख रहे हैं। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश से खाड़ी देशों की यात्रा करना आसान होगा। अगले महीने 8 दिसंबर से शुरू होगी लखनऊ से यूएई की सीधी उड़ान सेवा। और वहीं रेलवे के डेवलपमेंट पर एक और प्लान है। 2027 में बुलेट ट्रेन दौड़ाने की भी तैयारी की जा रही है। शिलान्यास के बाद पहली बार पीएम मोदी करेंगे ऑन ग्राउंड दौरा भी। परसों 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरौली स्टेशन का निरीक्षण करेंगे, जो हमारे देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को इसका निरीक्षण करेंगे। 2027 में बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा, है ना। अच्छा वैसे 15 नवंबर से हमारे देश में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स जमा करने के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। मैंने आपको अपडेट बताया भी था, देख सकते हैं आप। पीआईबी इंडिया ने ट्वीट भी किया। तो 15 नवंबर के बाद अब अगर आपकी कार पर फास्टैग नहीं लगा हुआ है और अगर आप कैश में भुगतान करते हो तो आपको दुगुना टोल टैक्स देना होगा, जबकि आप यूपीआई से ऑनलाइन भुगतान करते हो तो फिर आपको 1.25 गुना ही देना पड़ेगा। तो ये न्यू रूल्स भी 15 नवंबर से लागू होंगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत को 10% तक पहुंचने के लिए बढ़ानी होगी उत्पादकता। देश की इकोनॉमी पर विश्व बैंक के अर्थशास्त्री की तरफ से ये भारत के लिए राय मशवरा दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डैशबोर्ड बनाकर फैसलों की जानकारी सार्वजनिक करें। शीर्ष कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया, मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल बनाए और उस पर सभी फैसलों की जानकारी पब्लिक करें ऐसा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कम तो नहीं है, लेकिन देश भर के हाई कोर्ट को उन मामलों पर विचार नहीं करना चाहिए जिन पर पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है ऐसा। वहीं ईडी की बड़ी कार्रवाई देखिए दोस्तों, एसआरएस ग्रुप का 2200 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर किया। सैकड़ों फर्जी कंपनियों में लगाया निवेशकों और बैंकों का पैसा। और उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं। देखिए मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति के बदले नियम, अब शिक्षा चयन आयोग ही करेगा इनकी भर्ती। इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। यूपी के सरकारी अनुदान पाए मदरसों में शिक्षकों की रिक्रूटमेंट को लेकर यह बड़ा बदलाव किया जा रहा। और झारखंड का विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 12 दिसंबर तक आयोजित होगा। कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। झारखंड सरकार ने एक आदेश ये भी जारी किया कि अब हर सरकारी अस्पताल में ट्रांसजेंडर्स को मिलेगी सम्मानजनक सेवाएं। ट्रांसजेंडर की सामाजिक समानता और मानवाधिकारों को मजबूत करने की दिशा में झारखंड सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और वहीं देखिए हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर जूता फेंकने जैसी घटना हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और
और बार काउंसिल से भी इसको लेकर सुझाव मांगे हैं। वहीं खबर है कि एआई में प्रतिभा की कमी है, हम सैनिकों को बनाएंगे विशेषज्ञ, सैन्य बलों के भविष्य पर बोले हमारे देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और देखिए सीआरपीएफ के जवानों के लिए सरकार ने फैसला लिया, इनकी ऑपरेशनल ड्यूटी में घायल कर्मियों की सहायता राशि बढ़ा दी है और इनके लिए शैक्षणिक सहायता में भी बढ़ोतरी की है। मृत्यु के बाद प्रदान की जाने वाली तत्कालिक सहायता जो है उसको भी 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। इसके अलावा भी कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। एजुकेशन भत्ते वगैरह में भी बढ़ोतरी की गई है सीआरपीएफ के जवानों के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, 7,000 से ज्यादा संविदा और तदर्थ दैनिक वेतन कर्मचारियों की नौकरी पक्की होगी, यानी ऐसे कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी जारी कर दिया है। और भी पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए, जैसे उत्तराखंड में लागू होगी देवभूमि परिवार योजना, उप नल योजना समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कुछ फैसलों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य फैसलों को मंजूरी मिली। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, युवाओं के लिए जॉब्स को लेकर कुछ अच्छे अपडेट सामने आ रहे। देखिए आप, अगले साल 2026 में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, कंपनियों में हायरिंग डिमांड 11% के पार पहुंच चुकी है। तो देश भर में नौकरियों की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 2026 में मतलब जॉब्स हायरिंग अच्छी खासी देखने को मिलेगी, है ना। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि बीटेक के बाद 54% बेटियों को मिली नौकरी, लेकिन बेटे पिछड़ रहे हैं। पिछले 6 साल में रोजगार क्षमता में 16% तक की बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन एजुकेटेड बेटों के बजाय बेटियों को आसानी से नौकरियां मिल रही है। और आजकल तो भारत में एआई की बूम भी अच्छी देखने को मिल रही है। हर 2 में से 1 कंपनी इंडिया में बना रही है अपने नए डेटा सेंटर। अगले 5 साल में एआई रिलेटेड वर्क बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं देश के युवा भाई बहनों से, हमारे जो डीएलएस न्यूज फैमिली के सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनसे दोस्तों आए दिन ये अपील करता रहता हूँ कि आप एआई को लर्न करो, सीखो अच्छा सा। ChatGPT, जेमिनी एआई कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से आप एडवांस एआई को यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। जल्दी मैं दोस्तों एआई को लेकर डीएलएस न्यूज चैनल पर एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ। मैं खुद आपको डिटेल में सिखाऊंगा। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। मैं भी आपको न्यू ईयर के आसपास एआई और यूट्यूब लर्निंग प्रोग्राम दोनों ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, जॉब मार्केट पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2026 बनेगा अनुभवी पेशेवरों का साल। Tier 2 शहरों से आएंगे 32% नए जॉब्स भी। और भारत के 100 में से 56 युवा नौकरी के लिए एकदम रेडी हैं, जबकि पुरुषों से भी आगे महिलाएं हैं। एआई ने बदला खेल। इंडिया के 2026 की रिपोर्ट की डेटा भी आप देख सकते हैं। और वहीं राज्यों के हिसाब से नौकरियों की अगर बात करें तो साल 2026 में नौकरियां देने में सबसे आगे होंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इन राज्यों में रोजगार क्षमता में बढ़ोतरी होगी, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले पर आबकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी पर अंतिम रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ राहत दी। और वहीं देखिए पासपोर्ट में डीले यानी देरी को लेकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर पुलिस वेरिफिकेशन करें, लोगों के पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को लेकर डीले ना करें। और खबर है बद्रीनाथ धाम में भी अलर्ट पर है पुलिस। दिल्ली की घटना के बाद असम राइफल्स की टीम भी तैनात की गई। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। और 25 नवंबर को अयोध्या में भी एक बड़ा प्रोग्राम होगा। इतिहास रचने जा रहा अयोध्या। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण। तकरीबन 161 फीट ऊंचे शिखर पर भगवा ध्वजा फहराएंगे पीएम मोदी। इसकी कुल लंबाई 190 फीट होगी। तो 25 नवंबर को ये प्रोग्राम होगा, इसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है ना। वहीं देखिए इंडिया पोस्ट ऑफिस ने लॉन्च किया डाक सेवा 2.0 मोबाइल ऐप। घर बैठे आपके इंडिया पोस्ट से जुड़े कई सारे काम आसान हो जाएंगे। देख सकते हैं आप डिटेल। इस डाक सेवा 2.0 से आप क्या क्या कर पाएंगे, पोस्टल सेवाओं से जुड़े ढेर सारे काम आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर पाएंगे और शिकायत करना भी आसान होगा, है ना। और वहीं देखिए पीएम किसान योजना पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि इस वजह से खाते में नहीं आए 21वीं किस्त के पैसे। सरकार ने खुलासा किया कि लगभग 35,44,000 से भी ज्यादा किसानों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। जांच में लाखों किसान अपात्र पाए गए हैं। तो वेरिफिकेशन की वजह से इन किसानों के नाम डिलीट किए गए हैं। और एक बड़ा आदेश आ रहा कि जनवरी तक करना होगा जीएसटी से इसका भुगतान। सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट जारी किया गया जीएसटी रिफॉर्म के बाद। वहीं देखिए राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड का गठन करें। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दिया हरियाणा सरकार को और वक्फ बोर्ड के गठन का ऑर्डर जारी किया हाईकोर्ट ने। 3 महीने के अंदर अंदर ये गठन करना होगा। और खबर देखिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी बोत्सवाना के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति बोको के साथ द्विपक्षीय बैठक की और राष्ट्रपति मुर्मू ने बोत्सवाना की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया। इस दरमियान एक बड़ा समझौता हुआ कि अफ्रीका से फिर चीते आएंगे भारत। राष्ट्रपति मुर्मू के बोत्सवाना दौरे के दौरान इस समझौते पर भी बातचीत बनी। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं बेफिक्र कर सकेगी नाइट ड्यूटी। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा सुरक्षा कवच दिया है और प्रदेश की करोड़ों महिलाओं और 5 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को चिंता मुक्त करते हुए हैं। यूपी सरकार ने एक तो ये आदेश जारी किया कि अब अगर महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करती हैं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो यूपी की महिलाओं की सहमति लेना अनिवार्य होगा कंपनियों को, ठीक है। इसके अलावा भी नियोक्ताओं यानी कंपनियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाओं का ध्यान रखना होगा। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करनी होगी और सुरक्षा गार्ड की तैनाती का भी अनिवार्य आदेश जारी किया। ये नए नियम लागू किए नाइट शिफ्ट महिला फीमेल वर्कर्स के लिए, है ना। और खबर देखिए बस 4 घंटे में पूरा होगा 1000 किलोमीटर का सफर। ये रेल नेटवर्क जोड़ेगा दुनिया के कई देशों को। ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यूरोप के प्रमुख शहरों जैसे
इनसे होकर गुजरने जा रहा है और इससे दुनिया के कई देशों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, जिसके जरिए किसान भाई लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एमएसपी पर धान सेल के लिए। वहीं देखिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने चीनी मिलों के लिए भी प्रोत्साहन योजना की घोषणा कर दी है और कुछ मिलों को सरकार पुरस्कार भी देगी जो किसानों के साथ अच्छी फायदे की डील करेगी। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, मेटा ने लॉन्च किया नया एआई स्पीच मॉडल, 1600 से भी ज्यादा भाषाओं को समझेगा। भारतीयों के लिए भी अच्छी खबर है, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में मेटा एआई से आप बातचीत कर पाएंगे। वहीं व्हाट्सएप के नए फीचर से भी आसान होगा फोटो, वीडियो, लिंक, डॉक्यूमेंट खोजना। हर बार चैट में जाने का झंझट खत्म होगा। दरअसल अब व्हाट्सएप एक नए मीडिया हब फीचर को लेकर आ रहा है, जिसके जरिए आप ऑल ओवर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को एक साथ सर्च कर पाएंगे। और खबर है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में किसान भाई बहनों को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। वहीं देखिए, सिक्किम 13 से 16 नवंबर तक 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हॉट ITM की मेजबानी भी करेगा। और उत्तराखंड राज्य में प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी अब आसान होगा। 1 अप्रैल से बदल जाएगा प्रोसेस। 1 अप्रैल 2026 से ही उत्तराखंड में वर्चुअल रजिस्ट्री सिस्टम लागू होने जा रहा है, यानी कि ज्यादातर काम पेपरलेस और ऑनलाइन मॉडल से होंगे, है ना। जैसे हाल ही में हरियाणा में ये सिस्टम लागू हुआ था। और हरियाणा गवर्नमेंट भी अभी सभी ग्राम पंचायतों में चलाएगा विशेष सफाई अभियान। कूड़े को अलग अलग करने की योजनाएं भी लागू होगी। और उत्तर प्रदेश में भी जमीनों के सर्कल रेट तय करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पूरे प्रदेश में सर्कल रेट के लिए एक सम्मान मानक लागू होंगे, जिससे संपत्तियों का मूल्यांकन करना सरल हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में देवी बसों के लिए लगेंगे स्टॉप बोर्ड। अब मिलेगी हर रूट की पूरी जानकारी भी। और वहीं देखिए, पीएम मोदी ने काल चक्र अभिषेक समारोह का उद्घाटन किया, खुद को बताया सौभाग्यशाली। अपने भूटान दौरे के दौरान पीएम ने पुनात सांगचू परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस दरमियान भारत भूटान के बीच 3 अहम समझौते भी हुए हैं। और खबर आ रही, बिनांस ने लॉन्च किया नया डेमो ट्रेडिंग फीचर। बिना रिस्क क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने का यह आसान तरीका होगा। और मध्य प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, 1.3 लाख किसानों के खाते में 13 नवंबर को आएंगे 300 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री भावांतर योजना की पहली किस्त जारी करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज 13 तारीख को ये एमपी के किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही है कि मध्य प्रदेश बना हरित ऊर्जा का हब। सीएम मोहन यादव ने रिलायंस के 3 CBG प्लांट्स का भी शुभारंभ किया। और इससे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लाडली बहनों के खातों में 1857 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि जो कहा वो किया। और अब सही प्रति महीना 1500 रुपए मिलेंगे लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के हॉस्पिटलों में बनेगी फायर फाइटिंग विंग। मेडिकल डिपार्टमेंट को 30 पदों की स्वीकृति मिली। 15 दिसंबर से भर्ती शुरू होगी। वहीं राजस्थान में भी AI और ड्रोन से होगी अगली कृषि क्रांति। कृषि विज्ञान केंद्रों की 3 दिवसीय समीक्षा कार्यशाला भी शुरू हुई। और खबर है दोस्तों, 21 दिसंबर को राजस्थान जैसलमेर की रेत पर दौड़ेंगे डेजर्ट वॉरियर्स। फिट इंडिया यूनाइटेड इंडिया की BSF मैराथन का आयोजन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं इसके लिए। और मध्य प्रदेश में देखिए, 40 साल पुराने सभी बांधों के गेट, फुट ओवरब्रिज अपग्रेड होंगे। केरवा डैम की घटना के बाद ये फैसला लिया गया है। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में एक और नया आदेश भी जारी हुआ। 15 साल पुराने वाहन बंद होंगे। बसों में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। इंदौर कलेक्टर ने बस ऑपरेटरों को भी चेतावनी दी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 18 नवंबर को शुरू होगा। वहीं छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 6 नक्सली भी ढेर हुए अभी एक दिन पहले तक। ओके, और अंत में आज के एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट 1 दिसंबर रहेगी। और UPSC सिविल सर्विस मेंस परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। 2736 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। वहीं नीट UG स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग की समय सीमा बढ़ी। अब 13 नवंबर तक भर सकेंगे चॉइस। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। वृष राशि वालों को तरक्की मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज में आ रही रुकावटें भी दूर होगी। बाकी और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को नाइट शिफ्ट में वर्क करने की अनुमति दी नई गाइडलाइंस के साथ। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।